गाइस, स्वागत है आपका रहमान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की क्लास है। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अधिशासी यानी कि कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं अधिमान्य विधान, कानून का शासन, प्रशासनिक विधि या प्रत्यायोजित विधान। बताइए, अधिशासी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। एंड डी इज राइट ऑप्शन। प्रत्यायोजित विधान का क्या मतलब है? विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, या विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है? तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। तो आपका राइट आंसर है बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, या छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, या अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना। बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को कहते हैं अंतर्निहित लागत, या सामाजिक लागत, निजी लागत, या अवसर लागत। बताइए, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? तो उसे सामाजिक लागत कहते हैं, यानी बी इज राइट ऑप्शन। सामाजिक लागत वह लागत है जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, सामाजिक लागत का भार सारे समाज को उठाना पड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी का भार सारे समाज पर पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण उत्पन्न करेगा, जो सामाजिक लागत के अंतर्गत आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? जाति व्यवस्था, युवा कार्य और खेलकूद, शिक्षा, स्त्री और बाल विकास। बताइए, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? तो जाति व्यवस्था इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, या दुर्बल औद्योगिक आधार। बताइए, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? दोस्तों, विकासशील देशों की इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात समस्या नहीं है। क्लियर? यानी सी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र में होते हैं 5 चरण,
6 चरण, 3 चरण या 4 चरण? बताइए व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। एंड डी इज राइट ऑप्शन। व्यापार चक्र में जो 4 चरण होते हैं वो हैं संकुचन, दूसरा गर्त, तीसरा विस्तार और चौथा होता है सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया है? मैकआइवर, वेंथम, सीले या लास्की? बताइए द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया है? तो वेंथम के द्वारा। दोस्तों द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब बेंथम के द्वारा माना गया है। जेरेमी बेंथम इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यायविद और दार्शनिक और विधिवेत्ता व समाज सुधारक थे। ये आप याद रखेंगे कि जो जेरेमी बेंथम थे वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यायविद थे, दार्शनिक थे, विधिवेत्ता थे और समाज सुधारक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश या संयुक्त उद्यम स्थापित करना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति? बताइए गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका? बताइए अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका। डी इज राइट ऑप्शन। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद यानी कि इराक में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन और दरों पर नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रॉबिन्स, मुसग्रेव, फिंडले, डेल्टन? बताइए लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो डेल्टन के द्वारा। डी इज राइट ऑप्शन। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो डेल्टन और पीगू ने प्रतिपादित किया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? मुद्रा अच्छी सेवक है, मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी, मुद्रा अच्छी स्वामी है परंतु बुरी सेवक है, मुद्रा अच्छी स्वामी है और अच्छी सेवक है? बताइए कौन सा कथन सही है इनमें से? तो मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा अच्छी सेवक है लेकिन बुरी स्वामी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा के पश्चात टाटा समूह का प्रमुख चुना गया वह पहला व्यक्ति कौन है जो टाटा परिवार से बाहर का है? ओपी भट्ट या साइरस मिस्त्री या कुमार मंगलम बिरला या फिर नोएल टाटा? क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, रतन टाटा के पश्चात टाटा समूह का प्रमुख चुना गया वह पहला व्यक्ति कौन है जो टाटा परिवार से बाहर का है? तो आपका राइट आंसर है साइरस मिस्त्री, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में जिनकी उम्र 44 वर्ष थी उनका नाम है साइरस पलोंजी मिस्त्री को टाटा समूह का प्रमुख बनाया गया था। टाटा समूह के 144 वर्षों के इतिहास में यह विशिष्ट पद संभालने वाले साइरस मिस्त्री टाटा परिवार के बाहर के सदस्य थे और वर्तमान में टाटा समूह के प्रमुख नटराज राजन चंद्रशेखर जो कि फरवरी 2017 से हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी जो कि हर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।